अपनी स्थिति की समीक्षा की। पीएम ने गांव पर ध्यान केंद्रित करने और वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर दिया जोर। देश में लगातार चौथे दिन कोविड के नए मामलों की संख्या 3 लाख के नीचे। लगातार 7वें दिन प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक। देश में पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट कर बनाया नया रिकॉर्ड। तूफान के चलते मुंबई के पास समुद्र में डूबे बार्ज P305 से 188 लोगों को बचाया गया। 37 लोगों के शव बरामद। बचाव अभियान जारी। ताउते के कारण उत्तर भारत में जोरदार बारिश। दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश। टूटा 1951 का रिकॉर्ड। सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय। डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई। अब 500 की बजाय 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। पीएम ने कहा, किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। इजराइल और हमास के उग्रवादियों के बीच 11वें दिन सीमा पार से हमले जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तनाव कम करने का किया आग्रह। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के जिलाधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति के बारे में जिला के अधिकारियों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमारे जिलाधिकारी कोरोना के इस दूसरी लहर से लड़ने में प्रमुख योद्धा बनकर हैं। कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा है। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। उन्होंने आगे कहा कि जन जन तक पहुंचकर अधिक पैमाने पर लोगों की संवेदनशीलता से मदद करनी होगी। कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कई अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में कोरोना में टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन से लेकर स्कूल, पंचायत घरों तक का इस्तेमाल कर जागरूकता फैलानी है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का
सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। अरुण, प्रधानमंत्री ने आज ये दूसरी कड़ी कह सकते हैं जिला अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और उस बातचीत में जो बहुत साफ सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि ग्रामीण भारत जो है अब कोरोना की चपेट या धीरे धीरे कोरोना से ग्रस्त होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर चिंता है। और उस चिंता के तहत प्रधानमंत्री ने आज बात की जिलाधिकारियों से, लेकिन उसमें जिस तरह से जिलाधिकारियों को यह संकेत दिया जा रहा है कि संवेदनशीलता के साथ हर आदमी तक पहुंचने का एक मैकेनिज्म तैयार करें, मौजूदा मैकेनिज्म जो है उसके इतर भी कुछ ये तैयारी की जाए जिसमें संक्रमण न फैले, इन तमाम चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए, तो कितना अहम आपको लगता है ये आज का सेशन जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री का? देखिए, देश के लिए इस समय पर अच्छी खबर तो ये आ रही है कि जो बड़े शहर हैं, जो टियर 1 टाउन है, बड़े शहर हैं, वहां पर केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। जिस तेजी से बढ़े थे उस तेजी से उस पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय अब ग्रामीण क्षेत्र या फिर जो गांव का जो हमारा इलाका है वो है। अब ऋतु जी, मेरी कुछ समय पहले कुछ गांव प्रधानों से बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गांव में इस समय पर लोग कई सारे हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना पा रहे हैं, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। लोग अभी भी जो फीवर उनको आ रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है तो उसको नॉर्मल वायरल फीवर मान के समझ रहे चल रहे हैं। लेकिन इसमें ही जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, स्टेट ऑफिशियल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कैसे आप गांव गांव में अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए, नंबर 1। दूसरा, जो प्राइमरी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की बात प्रधानमंत्री करते हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सके गांव के स्तर पर, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट में लगभग 3 से 4 दिन से ज्यादा का समय लग जा रहा है गांव के अंदर। तो ऐसे में कैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट का सहारा लेकर के वहां पर टेस्टिंग की जा सके, कंटेनमेंट जोन्स और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को क्रिएट किया जा सके। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात कही है कि जो गांव के जो लोग होते हैं उनको अगर एक बार कोई बात बता दी जाए तो उसको बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी देना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्बन एरियाज में या अर्बन इंडिया के अंदर अगर आप कोई कानून बनाते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं तो यहाँ पर पालन करवाना मुश्किल होता है, बजाय कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र में लोग रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं। तो वही बात है कि अवेयरनेस को क्रिएट की जाए जब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात आती है। साथ ही साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कोविड रिलेटेड मैटर्स को लेकर के, क्योंकि देश में 600 साढ़े 600 से ज्यादा जिले हैं हमारे देश में, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे बेस्ट प्रैक्टिसेस आई हैं जिन्होंने कोविड के केसेस को बहुत ही जल्द से जल्द उसको कम किया है। तो कैसे उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को बाकी के डिस्ट्रिक्ट पे भी इंप्लीमेंट किया सके, तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से इस बात की भी वकालत की और आमंत्रित किया उन तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कि वो उनको लिख करके भेज सकते हैं क्या उनके डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेगी, इसको देश भर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन को लेकर के उनका बहुत इंपॉर्टेंट और प्रबल एक तरह से जोर रहा था कि अगर एक भी वैक्सीन अगर वेस्ट होती है, चाहे बड़े शहरों में हो, छोटे शहरों में हो, इसका मतलब यह है कि आप प्राइमरीली किसी एक व्यक्ति का हक छीन रहे हैं वैक्सीन को लेकर के। तो ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज बिल्कुल जीरो होनी चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव को एक तरह से पैरेलली इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो डेटा है कोविड रिलेटेड, क्योंकि आज से 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उसका बहुत ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है कि कैसे उस पर ट्रीटमेंट किया गया था, क्या पॉलिसीज को बनाया गया था। तो आज की तारीख में उन्होंने एक तरह से आग्रह किया है जो तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं कि आप लोग डेटा बनाइए। आज जब कोविड महामारी से जूझने में जो भी कुछ स्टेप्स उठा रहे, कदम उठा रहे, उनका डेटा बनाइए ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो यस, प्राइमरी फोकस एक तरह से रूरल इंडिया पर रहा था कि कैसे रूरल इंडिया के अंदर अब जो हम लोग हैं महामारी को बढ़ने से अब रोक सकते हैं। अरुण, बेसिक जो बात है, जहां ये प्रधानमंत्री की जिला अधिकारियों से बातचीत ये एक प्रशासनिक एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन जमीन पर टीकों की कमी प्लस इसी के साथ साथ जब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट नहीं है उनके पास, तमाम जिलों में जिला अधिकारियों के पास, जिसकी की तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जहां उन्होंने कहा है कि उनके पास पर्याप्त किट नहीं है। ऐसे में इन सारे मसलों को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तरीका होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, जिसको सरकार इस समय पर कर रही है। जैसे मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था कि अर्बन इंडिया के अंदर अब ग्रेजुअली केस बहुत तेजी से कम हुए हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की जो हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अब क्या होना चाहिए, तो नंबर 1, स्टेट्स और सेंटर का बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। दूसरा, तो जिला अधिकारी बात कर रहे हैं कि भाई जहां पर केसेस कम हो चुके हैं, फ्लैटन हो चुके हैं, तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है
हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग किट्स की जहां तक बात आती है, या अन्य जो उपकरण होते हैं, ऑक्सीजन रिलेटेड उपकरण, उनको ग्रेजुअली छोटे शहरों में मोबिलाइज किया जा सके। कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ पर इतने एंटीजन टेस्ट की किट्स होनी चाहिए, या फिर हमें ये हेल्थ के लिए बेड्स चाहिए आइसोलेट करने के लिए, या फिर जो लोग शिकायत कर रहे हैं गांव में जिस बीमारी को लेकर के या जिस सिम्टम्स को लेकर के, उसको कैसे ट्रीट किया जा सके। तो प्राइमरी फोकस इस बात का है कि अब रिसोर्स को कैसे बेहतरी के साथ मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है रितु जी कि इस बीमारी को, कि भारत एक 130 करोड़ आबादी वाला देश है, ऐसे में हम लोग अनलिमिटेड या इनफाइनाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा रातों रात नहीं कर सकते हैं। इसमें जो बेहतरीन तरीका होता है कि आप कैसे रिसोर्स को मोबिलाइज कर सके, इसमें स्टेट्स और स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं और एक सेंटर, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और इसी बात पर चर्चा हुई कि क्या इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इन्हीं रिसोर्सेज में से कैसे प्रॉब्लम जो प्राइमरीली है उसमें सोल्यूशन कैसे ढूंढा जा सके, कम रिसोर्सेज को कैसे बेटर मोबिलाइज किया जा सके, इस बात पर एक तरह से मंथन हुआ। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, काफी यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज है, जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, देखा है कि कैसे प्रॉब्लम्स में उन्होंने एक सोल्यूशन को ढूंढा है, तो उसी सोल्यूशन को कैसे हम लोग पूरे स्टेट लेवल में या पूरे देश में इंप्लीमेंट कर सके, इस बात पर मंथन होता हुआ दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, पूरी जानकारी इस पूरी खबर पर। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,76,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,69,077 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 31,29,878 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,874 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,87,122 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 19 मई तक कुल 32,23,56,187 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 19 मई को 20,55,010 नमूनों की जांच हुई। भारत ने पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक कोविड परीक्षण करके एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 18,70,09,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,66,000 से अधिक टीके लगे हैं। और सभी समस्याओं से पार पाने और नए समाधान खोजने के लिए भारतीय रेल देश भर में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के तहत राहत पहुंचाने के अपने सफर को जारी रखे हुए है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने हर दिन लगभग 800 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन पहुंचाई। अभी तक 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 9,900 से अधिक वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए। भारतीय रेल जरूरत वाले राज्यों को कम से कम संभावित समय में ज्यादा से ज्यादा एलएमओ की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है। आगरा मथुरा के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 64 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से यमुना ब्रिज आगरा पहुंची। भारतीय रेल ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से तीव्र गति से देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। वैक्सीन को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी NEGVAC की नई अनुशंसाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेनी है और जो इसमें सिफारिश की गई है, वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद और दूसरी डोज के पहले कोरोना से संक्रमित होने वाले को भी संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बच्चे को दूध पिला रही महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। कोरोना से संक्रमित वैसे मरीज जिन्हें इलाज के दौरान प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगा। अन्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को
जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने या आईसीयू की जरूरत हो, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। टीकाकरण के नए दिशा निर्देशों में कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन के बाद रक्तदान कर सकता है, यानी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इन नए दिशा निर्देशों में वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन दिए जाने का मामला अभी विचाराधीन है। एनटीएजीआई नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और इम्यूनाइजेशन इस पर अभी विचार कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग कर घरेलू टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब कोरोना टेस्टिंग के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी मिल गई है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट से जांच में तेजी आएगी ही साथ ही लोग घर पर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। इसका प्रयोग कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग कर सकते हैं। ये उनके लिए भी है जो लोग लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों। होम टेस्टिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम माई लैब कोविसेल्फ नाम है। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट स्ट्रिप की पिक्चर खींचनी होगी और उसे फोन से तस्वीर लेनी होगी जिस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। मोबाइल फोन का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा, लेकिन मरीज की गोपनीयता बरकरार रखेंगे। इस टेस्ट के जरिए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा, किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होम टेस्टिंग में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो किसी और दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं है। साथ ही होम बेस्ड टेस्टिंग किट से ज्यादा टेस्ट की सलाह नहीं दी गई है। जिन्हें लक्षण हो और गंभीर लक्षण हो बस वही टेस्ट करें। कोरोना को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सभी जिलों में धारा 144 की जारी की है। 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। अब इसकी मियाद को फिर बढ़ाया गया है। अब प्रदेश में सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। और कोरोना की मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, 130 करोड़ की आबादी वाला देश जिसमें 32 करोड़ से ज्यादा अभी टेस्ट हुए हैं, ऐसे में जब होम टेस्टिंग किट की बात आईसीएमआर करता है, उसके साथ तमाम दिशा निर्देश भी हैं, कितना सहायक होगा ये इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए? क्योंकि टेस्टिंग ही एक तरफ वैक्सीनाइजेशन तो दूसरी तरफ टेस्टिंग है जो एक तरह से इस संक्रमण से हमें निपटने में एक मदद करेगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा कदम है क्योंकि टेस्ट ही ऐसा मेन चीज है जिसके जरिए हम वायरस को पकड़ते हैं और उसको उनसे संक्रमित लोग को आइसोलेट करते हैं और साथ साथ उनके जो संपर्क में आए लोग हैं उनको आइसोलेट करते हैं। तो पिछले एक साल कई सारे साइंटिस्ट हैं या फिर संस्थाएं हैं जो टेस्टिंग किट को लेकर के अपने अपने रिसर्च कर रही थी और उसके नतीजे अब देखने को मिले हैं। तो जो ये माई लैब है, इन्होंने एक टेस्ट किट विकसित की थी जिसका अप्रूवल मिला है आईसीएमआर से, और उसमें यह है कि आप घर में रह करके भी उसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिप की तरह से आप यूज होता है और उसको अगर घर में आप खरीद के लाते हैं और आसानी से टेस्टिंग हो जाता है और उसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपलोड करेंगे। अगर उसमें पॉजिटिव माना जाता है, अगर आ रहे हैं तो पॉजिटिव माना जाएगा। हालांकि ये सर्टेन एक निश्चित वो कुछ गाइडलाइन के साथ ही इसको जारी किया गया। हर आदमी इसका ये उपयोग नहीं कर सकता है और बार बार उपयोग नहीं कर सकता है, तो तमाम बंदिशों के साथ इसको आईसीएमआर ने अलाउ किया है। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि
लोग आसानी से बिना एक्सपोजर में जाए हुए, बिना कहीं अस्पताल में लाइन लगाए हुए भी इस किट के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। और अब देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं देश भर में, और कैपेसिटी को और बढ़ाया जा रहा है। अभी भारत की जो क्षमता है वो 25 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग करने की कैपेसिटी है। तो फायदा इससे ये होगा कि संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी, आसानी होगी, और से ज्यादा से टूल आरटीपीसीआर के अलावा, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट के अलावा एक नया ये होम बेस्ड टेस्टिंग किट है, तो इससे फायदा होगा ऋतु। और फायदा क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन में अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी और समय पर लोग टेस्ट करा लेंगे तो इलाज में भी उसका बहुत फायदा होता है। नितेंद्र, मौजूदा स्थिति जो दिखाई दे रही है, लगातार आंकड़े जो 3 लाख तक थे संक्रमित आंकड़े, वो कम हो रहे हैं, मगर जो मृत्यु का जो आंकड़ा है उस पर बहुत ज्यादा काबू नहीं पाया जा रहा। वो एक संकट है, और साथ ही साथ इस संकट के बीच में एक ब्लैक फंगस का जो एक समस्या तमाम राज्यों के सामने आ गई है। कितना तैयार दिखाई देता है स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन तमाम चीजों को राज्यों तक, जिलों तक पहुंचाने के लिए, इन समस्याओं के उपचार? देखिए, अगर बीते 7 दिन की बात करें तो रिकवरी रेट बीते 7 दिन में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं पिछले 7 दिन में का आंकड़ा ये बता रहा है। और पिछले 4 दिन का ये आंकड़ा बता रहा है कि 3 लाख से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है, क्योंकि देश भर के जितने भी राज्य हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए, उसका फायदा अब दिख रहा है। क्योंकि संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए 14 दिन का जो लॉकडाउन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उससे आंकड़े कम होते हैं और संक्रमण की रफ्तार को पे भी लगाम लगती है। लेकिन निश्चित तौर पे ये ब्लैक फंगस का केस एक चिंता का विषय बना हुआ है। कारण ये है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, बहुत से लोग स्टेरॉयड लिए थे, कई लोग डॉक्टरों की सलाह पे घर पे ही स्टेरॉयड लिए थे, कई लोगों ने ज्यादा डोज लिया है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये केसेस आ रहे हैं। और हर राज्य में हम देख रहे हैं कि केस दिख रहा है। तो इसको लेकर के तमाम एडवाइजरी भी जारी की गई है, डॉक्टरों से को भी अलर्ट पे रखा गया है, लोगों को भी बताया गया कि वो समय रहते इसकी पहचान करके इलाज करवाएं। और जो इसकी जो दवा है उस पे को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है इस दवा की, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए बोला गया है केंद्र की तरफ से राज्यों को। तो हर तरफ से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन एक निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। इसलिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्टेरॉयड है उसका सही इस्तेमाल हो, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल हो, बेवजह इसका इस्तेमाल ना हो। साथ ही साथ बेवजह ऑक्सीजन सपोर्ट पे न डाला जाए लोगों को, ये भी एक तरह से राज्यों को बोला गया है। तो ये बहुत ही अभी हाल के दिनों में काफी चैलेंजिंग है। अगर हम देश भर के आंकड़े की बात करें तो बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले। दिल्ली में ही 400 से 500 केसेज है इसके हर अलग अलग अस्पताल में, और इसका ट्रीटमेंट काफी महंगा है और काफी इसमें कई लोगों की आंख की रोशनी भी चली जा रही है। तो बहुत सतर्क रहने की इसमें जरूरत है। नितेंद्र, अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण को और रफ्तार देने के तमाम कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जब जिलाधिकारियों से बात की तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि वैक्सीन वेस्टेज भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर काम करने की जरूरत है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा बचाव नहीं मिल पाया है। ऐसे में जब तमाम राज्यों में लोग अपनी पहली वैक्सीन लगा के दूसरी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, कोवैक्सीन नहीं है उतनी मात्रा में, कोविशील्ड पर लोग जा रहे हैं, और फिर जो सोशल मीडिया है और तमाम जो एक तरह से सोशल मीडिया के ही मंच हैं जो कोविशील्ड को लेकर लोगों के सामने जिन बातों को रख रहे हैं, तो उसमें एक भ्रम भी पैदा हो रहा है। ऐसे में किस तरह से सरकार लगातार जागरूकता के तहत लोगों को ये संदेश दे पा रही है कि वो कोवैक्सीन का या तो इंतजार करें या कोविशील्ड लगाएं या जल्द ही स्पुतनिक आ जाएगा बाजार में। तो ये जो टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की तरफ एक प्रशासनिक कार्रवाई तो है, लेकिन जनता में जो संदेश देना है क्या वो देने में सक्षम हो पा रही है सरकार? देखिए, इसमें 2-3 बड़ी बात है। पहली बात कि दोनों जो टीका है, जो अभी इस वक्त कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार ये सरकार की तरफ से जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी कहा है। जहां तक एक अभी उसके गैप को भी दूसरे डोज को बढ़ाया गया, इससे फायदा हो कि इफिकेसी बहुत अच्छी आ रही है। अगर जो 16 हफ्ते के बाद अगर आप देते हैं, 12 से 16 हफ्ते के बाद दूसरी डोज, तो 80% तक उसकी इफिकेसी है। ये बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से इसको, चूंकि ब्रिटेन में ऐसा देखने में आया है, तो उसको ही यहाँ पे एक्सपर्ट कम्युनिटी ने सुझाव दिया था जिसको सरकार ने माना है। तो टीका तो बहुत सुरक्षित है।
दूसरी बात है अवेलेबिलिटी के लेकर के, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अभी दी गई है कि जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनकी सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें, और साथ ही साथ राज्यों को कहा गया कि वो अपने तरीके से खरीदें या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी खरीद करके वैक्सीनेशन दे सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी हम देख रहे हैं कि टीकाकरण की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, अवेलेबिलिटी का इशू है निश्चित तौर पे। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि अगले 1-2 महीने में खासतौर पे हम ये जरूर अपने दर्शकों से कहेंगे कि जुलाई के बाद आपको टीकाकरण में रफ्तार देखने को मिलेगी और कई सारे टीके भारत में आएंगे और उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा अवेलेबिलिटी टीकों की मिलेगी और कई वैरायटी मिलेगी, चाहे वो स्पुतनिक हो, कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो। कोवैक्सीन के भी कई कंपनियों से बातचीत प्रोडक्शन बढ़ाने का, वो भी फाइनल स्टेज में है, मेरे ख्याल से अब जल्दी उसका प्रोडक्शन भी शुरू होगा। तो बहुत ज्यादा लोग पैनिक ना हो, जो लोग जिनको स्लॉट मिल रहा है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पे वो जरूर लगवाएं, अगर जिनको नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहें, मास्क लगाएं और जब आपकी बारी आएगी तो निश्चित तौर पर टीका आपको मिलेगा, क्योंकि टीका के प्रोडक्शन को बढ़ाने की हर तरफ से कोशिश किया जा रहा है। लेकिन 1-2 महीना निश्चित तौर पर ये समय लगेगा। 2 महीने बाद, जुलाई के बाद आप रफ्तार को देखेंगे कि बहुत आगे बढ़ता नजर आएगा। नितेंद्र, एक अंत में एक सवाल, लगातार पिछले 2 महीने में हमने देखा, जब बाजार में हमने लोगों को देखा रेमडेसिविर ढूंढते हुए, मरीजों को अपने रिश्तेदारों के लिए जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, स्टीरॉइड लोगों को पता चला कि प्राथमिक शायद उपचार है तो लोगों ने घर पे ही देना शुरू कर दिया। तो ये जो तमाम चीजें थी, क्योंकि ये अगर बाजार में बाहर आई हैं तो डॉक्टर्स ने जब बताया है, जब प्रिस्क्राइब करा है और पेशेंट के रिश्तेदारों को दिया है, तभी वो सब कुछ बाजार में आया है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार इस पर काम कर रही है कि आने वाले समय में जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, उससे बच्चे शायद उस निशाने पे ज्यादा रहेंगे, ऐसे में ये एहतियात बरतने के लिए भी क्या कोई सख्त दिशा निर्देश जारी करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार, खासकर अस्पतालों के लिए, छोटे बड़े तमाम? देखिए, जहां तक रेमडेसिविर की बात है या फिर स्टेरॉइड की बात है, तो वो एक डॉक्टर की निगरानी में ही देना है। रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को 3 गुना से 4 गुना बढ़ाया गया है। सरकार राज्यों को जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके हिसाब से जहां जहां भी जितनी जरूरत है वो सरकार को सप्लाई करिए। सरकार का, राज्य सरकारों का ये है कि वो अस्पताल तक प्रोवाइड कराए, कि अस्पताल में जिस भी अस्पताल में जरूरत हो, जिस भी मरीज को जरूरत हो वहां पे वो मिले, और साथ ही साथ इसकी कालाबाजारी न हो, इसको लेकर के जो राज्य है उनके जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसकी हिदायत राज्य सरकारों को देनी चाहिए और उस पर राज्य सरकारों को ही एक्ट करना है। साथ ही साथ जो स्टेरॉइड का यूज है, जो भी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो या फिर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हो, उनके निगरानी में ही ये दवा देना है। ऐसा नहीं है कि घर में आप अपने मन से खरीद करके और जितनी जरूरत है 2 दिन अगर उसको लेना है तो 4 दिन तक लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये इस तरह की मानसिकता की इससे बचने की जरूरत है और डॉक्टर बार बार ये एडवाइस कर रहे हैं कि डॉक्टर की ही निगरानी में इसको लेना है और अवेलेबिलिटी इसकी उपलब्ध कराई जाएगी। आज 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जरूर हम लोग सवाल ये पूछेंगे कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, बच्चों की जो थर्ड वेव की बात हो रही है उनका प्रिकॉशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अभी से अगर हम तैयारी करेंगे, सबसे पहला काम है बचाव करना, और बचाव अगर प्रॉपर तरीके से होगा तभी हम संक्रमण से बचेंगे और आगे हमें जो चुनौती आएगी उससे निपटने में आसानी होगी। तो निश्चित तौर पर 4 बजे ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे सरकार की तरफ से, और सरकार भी इस पे विस्तृत एक तरह से पिछले 1 हफ्ते में क्या कुछ हुआ या आगे किस तरह की चुनौती आने वाली, इसका जवाब 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और केंद्र सरकार ने किसानों के हक में एक बड़ा फैसला उठाते हुए उर्वरकों की सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उर्वरक की कीमतों के मुद्दे पर की गई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। फैसले के तहत डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी को 140% तक बढ़ाया गया है। अब किसानों को डीएपी उर्वरक की प्रति बोरी पर 500 रुपए के बजाय 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को अब डीएपी उर्वरक की एक बोरी अब 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए में मिलेगी। सब्सिडी के लिए सरकार को लगभग 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए मूल्य के बावजूद उर्वरक पुराने मूल्य पर मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में इस साल का सरकार का ये दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले अक्षय तृतीया के दिन
पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए गए। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। किसानों के लिए ये बड़ी राहत। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पन्नापारा और वयलार के शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उनके नेतृत्व में केरल में बनने जा रही अगली सरकार के लिए नामित मंत्री भी मौजूद थे। नई सरकार आज शाम शपथ लेगी। लंबे समय के बाद केरल में कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया है। ईडी में मामला दर्ज होने और जांच शुरू होने के बाद कालरा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। ईडी अब कालरा के कारोबार से जुड़े सभी संदिग्ध लेन देन की जांच करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग की विभिन्न धाराओं के तहत कालरा और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों एजेंसियों ईडी और दिल्ली पुलिस के बीच मूल दस्तावेजों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा चुका है। राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। पहाड़िया के निधन पर राजस्थान सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है। पहाड़िया के निधन की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि श्री पहाड़िया हमारे बीच से कोविड की वजह से चले गए। उनके निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है। ईश्वर से प्रार्थना है शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन से दुख हुआ। वंचित वर्ग की आवाज, लोकप्रिय जनसेवक और कुशल प्रशासक श्री पहाड़िया ने राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान किया। उनके प्रियजनों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अब ट्वीट किया कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन से दुखी हूं। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक सफर में उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं। और आइए अब बात ताजा खबर की। ताउते तूफान तो अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसकी तबाही से निपटने के प्रयास जारी हैं। एक और समुद्र में तूफान से प्रभावित बार्ज P305 के बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक 188 लोगों को बचाया गया है, जबकि 37 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं ताउते से प्रभावित राज्यों में बचाव कार्य जारी है। हालात सामान्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन भी राहत एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि ताउते तूफान के बाद एक और चक्रवाती तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यास नामक चक्रवाती तूफान जल्द ही भारत में आहट दे सकता है। चक्रवात के 26-27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी विभाग ने बताया कि ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय में 25 मई से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और इसके बाद के दिनों में ये बारिश तेज भी हो सकती है। ताउते तूफान के असर से दिल्ली एनसीआर में मौसम नए रिकॉर्ड बना रहा है। कल दिन भर चली रिमझिम बारिश से अधिकतम तापमान पिछले 70 सालों में सबसे कम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इससे पहले वर्ष 1951 में ये रिकॉर्ड टूटा था। दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं इसने 1976 यानी कि 45 साल पहले 24 मई को रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने संभावना भी जताई है कि भारी से बेहद भारी बारिश कुछ इलाकों में होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दिल्ली के मौसम में बदलाव न होने की संभावना जताई है। इस कड़ी में दिन भर बादलों के छाए रहने के साथ हल्के स्तर की बारिश जारी रहेगी। इसके बाद अगले 24 घंटों में दिल्ली का मौसम करवट लेगा और बादल छटने के साथ ही तापमान में भी वृद्धि होगी। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और मिड डे प्राइम में अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सुचित्रा। जी सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल जगत से? शुरुआत करते हैं फुटबॉल से जुड़ी खबर के साथ। थॉमस म्यूलर और मैट्स हमिल्स को यूरो 2020 के लिए चुनी गई जर्मनी की टीम में शामिल कर लिया गया है। कोच जोआकिम लो ने 2018 के विश्व कप में जर्मनी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया था। हालांकि टीम उनकी गैर मौजूदगी में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। 31 साल के म्यूलर ने 19 नवंबर 2018 के बाद से जर्मनी के लिए कोई मैच नहीं खेला है। हाल ही में थॉमस म्यूलर ने बायर्न म्यूनिख को 9वीं बार बुंदेसलीगा खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस दौरान 11 गोल करने के साथ 18 गोल में साथी खिलाड़ियों की मदद भी की थी। म्यूलर का ये 10वां बुंदेसलीगा खिताब था। हमिल्स के दमदार प्रदर्शन से बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जर्मन कप में जीत के साथ चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में लिवरपूल ने बर्नले को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही लिवरपूल ने अंक तालिका में शीर्ष 4 में स्थान बना लिया है। पहले हाफ में लिवरपूल ने कई मौके गंवा दिए। पहला हाफ समाप्त होने से पहले लिवरपूल की ओर से एक शानदार मूव बना और रॉबर्टो फर्मिनो ने गोल कर लिवरपूल को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद नेट फिलिप्स ने लिवरपूल के लिए अपना पहला गोल किया और स्कोर को 2-0 कर दिया। मैच खत्म होने से पहले चैम्बरलेन ने लिवरपूल के लिए तीसरा गोल करके 3-0 से टीम की जीत तय कर दी। इस जीत ने लिवरपूल को अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। इस जीत के साथ लिवरपूल की चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद बढ़ गई है। अब लिवरपूल के लिए आगे की राह आसान हो गई है। अगर वो अपने अंतिम लीग मैच में क्रिस्टल पैलेस को हरा देते हैं तो वे चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। विंबलडन के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। आयोजकों को विश्वास है कि वे इस साल के ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम में 25% से अधिक दर्शकों को अनुमति दे पाएंगे। विंबलडन पिछले साल महामारी के कारण रद्द किया गया एकमात्र ग्रैंड स्लैम रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका था कि ये ग्रास कोर्ट मेजर आयोजित नहीं किया गया था। आयोजकों ने हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। आयोजकों के मुताबिक इस बार खिलाड़ी सीमित होंगे और प्रत्येक टीम में अधिकतम 3 लोग होंगे और उन्हें बताए गए होटल्स में ही रहना होगा। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबर। वापस चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजराइल ने हमास के साथ जारी टकराव रोकने के लिए कोई तय समय सीमा देने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो उस समय तक कार्रवाई जारी रखने के लिए कटिबद्ध हैं जब तक इजरायली नागरिकों के लिए शांति और सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती। याद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके तनाव कम करने की अपील की थी। इजराइल और हमास में लड़ाई छिड़ने के बाद दोनों नेताओं ने चौथी बार फोन पर बात की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री को संदेश दिया है कि उन्हें आज संघर्ष विराम का रास्ता
बनाने के लिए तनाव में कमी की उम्मीद है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगी है और वे स्टॉपवॉच के साथ नहीं खड़े हैं। उधर संघर्ष विराम के अन्य प्रयास भी जारी हैं। मिस्र के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थों की मदद से संघर्ष रोकने पर सहमत हुए हैं। हालांकि इसकी और जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। हमास के एक वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने लेबनान के एक टीवी चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल और गाजा के चरमपंथी 1-2 दिन में संघर्ष विराम समझौते तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल भवन में किए गए हमले की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने के पक्ष में मतदान किया है। हाउस ने आयोग के गठन को मंजूरी देने के लिए 252 मत दिए। ऐसा ही फैसला अमेरिका पर हुए हमले के बाद 11 सितंबर 2001 में एक पैनल ने आयोग के गठन को लेकर लिया था। बहरहाल अब ये बिल सेनेट में पेश किया जाएगा, जहां इसके भविष्य को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाउस के उन सभी 10 रिपब्लिकन सांसदों ने इस आयोग के पक्ष में मतदान किया जिन्होंने ट्रंप पर महाभियोग के समर्थन में वोट दिया था। आर्कटिक परिषद की बैठक में भाग लेते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों ने जोर देकर कहा कि भले ही दोनों देशों में मतभेद हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। जून में संभावित राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन से पहले बाइडेन प्रशासन और एक रूसी समकक्ष के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जो पूर्व शीत युद्ध के दुश्मनों के बीच गंभीर संबंधों को सुधारने के प्रयासों में मानी जा रही है। मोरक्को की दंगा विरोधी पुलिस और सैकड़ों अप्रवासियों में झड़प हुई। गौरतलब है कि स्पेन से लगी सीमा पर स्थित मोरक्को के एक कस्बे में हजारों अप्रवासी जमा हैं। ये लोग स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन ने पिछले कुछ दिनों के दौरान उसकी उत्तर अफ्रीकी सीमा में घुसे हजारों अप्रवासियों को निकालने का आदेश दिया है। कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले 4 हफ्तों से जारी है। सरकार और हड़ताल आयोजकों के बीच कुछ दौर की वार्ता भी हुई है। इन प्रदर्शनों में शामिल छात्र समूह, संघ और अन्य लोग सामाजिक बदलावों की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के भी मामले सामने आए हैं। अटॉर्नी जनरल की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक इन प्रदर्शनों में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक मानवाधिकार समूह के मुताबिक इस दौरान मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा है। राष्ट्रपति इवान डुके ने इस हफ्ते की हाल ही में देश भर में सड़क बंदी को खोलने के आदेश दिए थे, क्योंकि इसके चलते खाने पीने के सामान और गैस की किल्लत होने लगी थी। अप्रैल के अंत में टैक्स योजना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। हालांकि ये योजना बाद में रद्द कर दी गई, लेकिन अब इस प्रदर्शनों में सामान्य आय, पुलिस द्वारा होने वाली हिंसा को खत्म करने और युवाओं के लिए अवसरों की मांग शामिल हो गई है। अब तक दोनों पक्षों के बीच कुछ गुटों के रूप में वार्ता हो चुकी है, लेकिन औपचारिक वार्ता न होने के कारण प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। अंटार्कटिका में पिछले कुछ दिनों के दौरान बर्फ का एक विशाल टुकड़ा टूटा है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड माना जा रहा है। यह हिमखंड अपने आकार में मैनहट्टन शहर से 80 गुना बड़ा है। यह हिमखंड अंटार्कटिका की रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी छोर से अलग हुआ है। हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह हिमखंड अपनी आइस शेल्फ से अलग होकर वेडल सागर में तैर रहा है। हालांकि इससे समुद्र तल में बढ़ोतरी की आशंका नहीं है, क्योंकि यह हिमखंड पानी पर तैरती आइस शेल्फ से ही टूटा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 16 करोड़ 55 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 34,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 14 करोड़ 45 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 38 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख से अधिक है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो गए।
महामारी की दूसरी लहर में समाज का हर सक्षम हाथ एक दूसरे की मदद के लिए उठा। किसी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की तो कोई अपना ऑटो लेकर ही तीमारदारी में जुट गया। किसी ने होम आइसोलेशन में मरीजों के रहने का इंतजाम किया तो कोई आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भोजन के इंतजाम में जुट गया। दरअसल ये हमारे समाज के वो खुशनुमा दृश्य हैं जिसने महामारी के दंश को कम करने में समाज की बेइंतहा मदद की। ऐसे ही योद्धाओं पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। महामारी के वक्त जहां एक ओर शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन आगे आकर मददगार बन रहे हैं। किसी ने व्यक्तिगत प्रयास कर संक्रमितों के लिए आइसोलेशन से लेकर दवाइयों तक, तो किसी ने 2 वक्त के लिए रोटी का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश में गठित निगरानी समितियां ग्रामीण आबादी को संक्रमण से बचाने का काम कर रही हैं, तो मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन की समितियां कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर बेहतर तालमेल की नजीर पेश कर रही हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर जागरूकता और सहायता अभियान मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। ये है झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ सड़क पर दौड़ते इन ऑटो वालों ने अपनी दिहाड़ी की चिंता किए बगैर सेवा के लिए एक बड़ा त्याग किया है। इनकी ये पहल कालाबाजारियों और जमाखोरों के मुंह पर तमाचा भी है। दरअसल ये कोविड-19 संक्रमित मरीजों को शहर में एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही के वक्त निःशुल्क सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इस परिस्थिति में बहुत सारे ऑटो वाले लोग पैसा का डिमांड कर रहे हैं, एम्बुलेंस का डिमांड, और कुछ लोग डर के मारे जा भी नहीं पा रहे। तो मैंने ये मुहिम उठाया कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे उनको मैं ये कर दूंगा, निःशुल्क सेवा दे दूंगा। तो भाई लोग मेरे को जानेंगे कैसे, मैंने सोशल मीडिया पे नंबर जारी किया और उस नंबर से कॉल आने लगे, तो जितना सक रहा हूँ उतना मैं पहुँचा दे रहा हूँ आसपास। हैदराबाद स्थित सेवा इंटरनेशनल सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र पर लगातार लोगों के लिए चिकित्सकीय सहायता दे रहा है। अभी तक संस्था ने 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20,000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर, 4,000 मेडिकल किट और 250 से वेंटिलेटर की मदद की है। साथ ही एक कॉल सेंटर भी संचालित किया जा रहा है जो कोरोना संक्रमितों को 24 घंटे सेवाएं दे रहा है। Entire India today is in health crisis. Seva global organizations came forward. They are extending their hands towards India on the caption slogan Bharat Mata is calling. Are you listening? पूरे करवे नगर में 450 बिस्तरों के साथ कोविड केयर सेंटर महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। यहाँ कोरोना के हल्के लक्षण वाले लोगों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता 24 घंटे डॉक्टरों के साथ इस सेंटर पर तैनात हैं। यहाँ मरीजों के लिए खाने के प्रबंध से लेकर उनकी दवाओं और योग का विशेष ख्याल रखा गया है। जो पॉजिटिव हो रहे हैं और लेकिन घर पे नहीं रह सकते, घर में छोटा घर है, टॉयलेट बाथरूम एक ही है, ऐसे समाज बांधव के लिए यहाँ पे महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था में कोविड केयर सेंटर यहाँ पे चालू किया है। उसमें पुणे महानगर पालिका, सह्याद्री हॉस्पिटल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति, श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट, श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान ट्रस्ट, विवेक व्यासपीठ, KPIT, ये सब इकट्ठा आके यहाँ पे कोविड केयर सेंटर का काम अभी पिछले 5 दिन से शुरू हो गया। तमिलनाडु तिरुपुर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बस तैनात की गई है। यहाँ अब उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा जिन्हें बेड के लिए इंतजार करना पड़ता है। यंग इंडियन नाम के सामाजिक संगठन ने कुछ स्कूल बसों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हैं। करीब 3.5 लाख रुपए के खर्च से एक बस में एक समय में 5 लोगों को ऑक्सीजन देकर उनकी स्थिति को स्थिर रखा जा सकता है। ऑक्सीजन लंगर, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दिल्ली स्थित द्वारका के एक गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में शाम 3 बजे से रात 12 बजे तक ये सुविधा जारी रहती है।
ऐसे संक्रमित जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से ज्यादा है और 93 से कम, वो लोग 2 घंटे के लिए यहाँ आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तीमारदार इस कीमती समय का उपयोग किसी अस्पताल में बेड का इंतजाम करने पर बिना चिंता के लगा सकते हैं। द्वारका में ही लोगों की सहायता करने के लिए एक और पहल सामने आई है। ये है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का कैंपस, जिसे अब एक अस्पताल में बदल दिया गया है। यहाँ 200 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। इसमें मदद की है धार्मिक संस्था स्कॉन ने। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी कोरोना संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की मदद से गांव में कोविड-19 रोकथाम के लिए उचित व्यवहार अपनाए जाने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जन भागीदारी की नई पहल की गई है। प्रशासन ने जिला स्तर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक आपदा प्रबंधन की समितियां बनाई है। ये ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर अस्पतालों में बिस्तरों के प्रबंधन और दवाओं की उपलब्धता की निगरानी कर उनका कुशल प्रबंधन करने में मदद कर रही है। समिति में संबंधित अधिकारी, सामाजिक संगठन और सत्ता व विपक्ष दोनों के ही जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। राज्य के ग्वालियर जिले में समिति की मदद का असर भी दिखाई दे रहा है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हमारा कोरोना कर्फ्यू पर निगरानी ठीक है। हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें बेडों की स्थिति क्या है, बेड कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने बेडों की आवश्यकता हो रही है। आपको लोगों को, गरीबों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि शासन ने 5 महीने का राशन निःशुल्क दिया हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पे समीक्षा होती है और समीक्षा होने के बाद उसका जब सर्वसम्मति से कोई काम होता है तो कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा नहीं होती है और एक संदेश जाता है। निगरानी समितियां संक्रमण के प्रसार को रोकने में काफी प्रभावी हैं और खास तौर पर ग्रामीण आबादी को महामारी की चपेट में आने से बचाने में इनकी अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई हैं। टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक को मंत्र बनाते हुए बीडीओ, ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता और रोजगार सेवक की ये समितियां बखूबी काम कर रही हैं। ये गांव स्तर पर ही आइसोलेशन की व्यवस्था से लेकर दवा किट और सैनिटाइजेशन का प्रबंध कर रही हैं। 97,000 से अधिक राजस्व गांव वर्तमान में हमारे कैंपेन का एक हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करेगी और मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। आरआरटी की टीम वहां पर जाकर के एंटीजन टेस्ट कराएगी। भूखे को अगर खाना मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में धार्मिक संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों की सेवा के लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था की है। शहर के 3 अस्पतालों, जिसमें मंडल स्तर का अस्पताल भी शामिल है, उनके परिसर में ही 2 पालियों में जरूरतमंदों को खाना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपलब्ध करवाया जा रहा है। अयोध्या के कार्यकर्ता मिलकर के श्री राम जन्मभूमि के सौजन्य से 3 स्थानों पर इस प्रकार के भोजन प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। देश में कई जगहों पर ऐसे लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है जो कोविड-19 संक्रमण से गुजर रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जालंधर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से लेकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स को खाना उपलब्ध करवा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए जरूरतमंद लोग अपना ऑर्डर दे देते हैं और होटल जालंधर आपके घर तक पूरी तरह से निःशुल्क भोजन पहुंचा देता है। हमारी एक नोन में एक ऑर्गेनाइजेशन है 3B, उनकी तरफ से, उनका और हमारा एक तरह से जॉइंट वेंचर है। कई लोग ऐसे हैं जो बेड से भी नहीं उठ पा रहे और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पूरे आइसोलेटेड है, उनके घर पे राशन वगैरह भी मुश्किल हो रहा है। तो उनके लिए बेसिकली मुझे लोगों ने ये भी बोला है कि जैसे हमारे पास कहते हैं कि हमें 15 दिन से बिल्कुल सील किया हुआ है, हमें राशन पानी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, काफ़ी बुरा हाल हो रहा था, हमारा खाना नहीं बना पा रहे थे। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट सबको दिक्कत हो रही थी, तो काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो हमें ये जब नोन में आया तो तब हमने फिर ये शुरू किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र यादव ने भी प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहने तक लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया है। साथ ही मास्क की मुहिम भी छेड़ रखी है।
इंसानियत पर आई इस मुश्किल घड़ी में उनकी ये छोटी पहल एक बड़ा भरोसा है उन लोगों के लिए जो बीमारी से लड़ रही हैं या जो लोग भूखे सोने पर मजबूर थे। मैं जब ड्यूटी जाता हूँ, कई हॉस्पिटलों के बाहर में देखता हूँ, उनके तीमारदार भूखे प्यासे पड़े हैं, रोडों पे लोग भूखे टहल रहे हैं, दुकान ढाबे सब बंद हो जाते हैं लॉकडाउन में, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, ना पानी पीने को मिलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल में आया कि हम भी कुछ करके दें, तो हमने अपने बच्चों से सलाह ली, बच्चों से परामर्श करके हमने भी अपनी मुहिम छेड़ दी कि गरीबों को हम खाना खिलाएंगे। गाजियाबाद स्थित अभ्युदय मिशन के 300 युवा बिना थके बिना रुके महामारी की जद में आने वाले लोगों के लिए न सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि खुलकर मदद कर रहे हैं। ये आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की बोतलें और जरूरी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ओपीडी और चिकित्सकीय सुविधा की जरूरी चीजें भी मुहैया करा रहे हैं। ऑल इंडिया कोविड हेल्पलाइन के तहत हमने लगभग 5000 मरीजों तक चिकित्सा पहुंचाई। 200 डॉक्टर्स की टीम के साथ हम लगातार कार्यरत हैं और जब तक हालत सामान्य नहीं हो जाते हम लोग इस सेवा को लगातार चलाते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में रहने वाले प्रांशुल सैनी की अनोखी पहल को देखिए। IIT गांधीनगर से इंजीनियरिंग पूरी कर चुके प्रांशुल ने अहमदाबाद गुजरात जाकर अकेले ही शादी की रस्म पूरी की। कोविड के खतरे के मद्देनजर उन्होंने वर्चुअल रूप से अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उनकी इस पहल ने ऐसे लोगों को राह दिखाई है जो बिना तामझाम शादियों का आयोजन करने में हिचकते हैं। खैर, अपने इकलौते बेटे की इस फैसले पर पिता परसराम सैनी को भी गर्व है। कोरोना काल के हालात को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि शादी जितनी सूक्ष्म हम करें उतना अच्छा है। तो पूरे परिवार ने फिर ये निर्णय लिया कि शादी करने के लिए दूल्हा यानी मेरा बेटा सिर्फ प्रांशुल सैनी ही जाएगा। इस शादी के लिए हमने पूर्ण सावधानी का ख्याल रखा और जितने सुरक्षा हम बच्चे को दे सकते थे, जितने भी कोरोना के मानदंड थे उनका पालन कर सकते थे, उनका पालन करते हुए हमने उसको यात्रा करने की सलाह दी। हमारे देश की परंपराओं में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब जब इंसानियत को मुश्किलों के बादलों ने घेरा है तब तब समाज के लोगों ने खुले दिल के साथ आगे आकर अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक सेवा कर ये भरोसा जताया है कि इस विपदा में आप अकेले नहीं हैं। मिलकर मुश्किल से मुश्किल रात के अंधेरे को मिटाएंगे और एक नया सवेरा लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। MDP में आज बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।